प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। और केमिस्ट्री के डिविजन्स मैंने ऑलरेडी जो है आरएम कोड, बीएनआई कोड को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर, जिसका नाम है डीजे सर मैथ। और यहाँ पर डिविजन देखिए, ये पेपर सेट जो है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की श्रृंखला को मैंने जो देखा डिविजन्स वो एक से बढ़कर एक है। और निश्चित तौर पर ये ऐसा पेपर है जो कि आपके हाफ ईयरली, आपके जो प्री बोर्ड आप देंगे, और उसके साथ ही साथ एनुअल एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जब बढ़ते डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर देखिए प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, तो देखिए पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया कि अणुसंघ गुणधर्म से रिलेटेड प्रश्न जो है हर बार पूछ रहा है। तो अणुसंघ के गुणधर्म है परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व, ये सभी। तो देखिए डिस्टेंस जो परासरण अणुसंघ गुणधर्म का मतलब होता है कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है ना। तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर जो करता है डिस्टेंस, तो उसे हम लोग विलयन का अणुसंघ गुणधर्म बोलते हैं। जैसे हम लोग कह दिए कि पात्र हम लोग का भगोना है, उसके अंदर हम लोग जो क्या किए, पानी डाल दिए, उसके अंदर फिर हम लोग क्या किए, चीनी डाल दिए। तो चीनी का जो है अमाउंट, ये चीनी नहीं देखा गया कि चीनी को पीस कर डाले हैं, कि ठोस है वो, कि घोल के उसको बनाया है, बल्कि उसके अमाउंट को गिना जाएगा कि भैया चीनी एक दो। विलेय के कणों की संख्या पर वो निर्भर करता है। यहाँ पर रिएक्शन देखिए का ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। परासरण दाब जो होता है वो विलयन के अणुसंघ गुणधर्म को प्रकट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। देखिए मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली जो होता है डिस्टेंस एन से, और यहाँ पर देखिए मोल स्मॉल एम या एन से। तो यहाँ पर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस भार जो दिया गया है आप लोगों का कितना, 180 ग्राम दिया गया है। और यहाँ पर मालिक्यूलर वेट मतलब अणुभार हो गया आपका। देखिए मालिक्यूलर वेट जो हो जाएगा आपका वो H2O है। तो H2O कितना होता है, H जो हो गया आपका 1 हो गया, तो 2 हो गया H, और यहाँ पर O है 16 हो गया। मनुष्य को बुला ला, देखिए है आ गए 16, 16 दो 18 हो गया। ठीक है। तो यहाँ भार कितना है आप लोग का, 180 ग्राम है। तो यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ पर 180 ग्राम हो गया आप लोग का, 180 ग्राम बटे में यहाँ पर जो मालिक्यूलर वेट होगा वो 18 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है ना। तो 18 दाम में कितना हो गया, ये सीधे सीधे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 180। तो यहाँ पर आ गया 10, तो 10 यहाँ पर 10 मोल, यानी 10 भार बटे अणुभार हो गया। ठीक है ना। तो ग्राम प्रति मोल की बात है, देखिए यहाँ मोल हो गया, 10 मोल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मोल का डिफिनेशन क्या होता है, किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हम लोग यहाँ पर तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रो की एसआई मात्रा क्या है, या रो का एसआई इकाई क्या है। ओम मीटर है, ओम मीटर इनवर्स है, ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। देखिए डिस्टेंस प्रतिरोधकता के बारे में बात करते हैं, यानी चालक के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है ना, तो उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता की बात हो रही है यहाँ पर रो की। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस ये है हम लोग का रो। ठीक है। रो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पी नहीं रहेगा, रो रहेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ऐसा ही मात्रक जो इसका होता है डिस्टेंस, वो होता है आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो विकल्प नंबर आपका क जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए प्रतिरोधकता जो होता है डिस्टेंस, वो आर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और उसके साथ ही साथ जो उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। धातु धातु जो HCl से H2 स्थापित नहीं कर सकता। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो कापर करेक्ट हो जाएगा। कापर जो होता है डिस्टेंस वो H2 को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो डिस्टेंस ये जो है वो H2 को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, आइए इसको जानते हैं हम लोग थोड़ा। होता क्या है कि देखिए डिस्टेंस ये जो है कापर है वो कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होने की वजह से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन से क्लोरीन को वो अलग नहीं कर पाता है। रीजन क्या है इसके पीछे, देखिए डिस्टेंस धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर सजाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखा जाए तो कापर जो है वो कम रिएक्टिव है, इसलिए कापर जो होता है वो नीचे नीचे आपका आएगा। देखिए कापर जैसे सपोज कीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ पर आ रहा है, और यह हाइड्रोजन पता चला ऊपर है, ऊपर की ओर है। तो जाहिर सी बात है कि वो HCl जो होगा वो जो मजबूत रहेगा उसी का बोलबाला रहेगा। तो यहाँ पर से कापर हो गया आपका, Ag हो गया ना। तो ये Ag का मतलब सिल्वर हो गया। तो ये सभी जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, बीकर के रूप में होते हैं, और ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। चलिए फाजिन है, फाजिन क्या है देखिए डिस्टेंस यहाँ पर, तो
Cl2 जो गैस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फाजिन गैस बोलते हैं, ठीक है ना। फाजिन गैस ये है हम लोगों का, ठीक है। और क्लोरोफार्म की सहायता देखिए डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तब फाजिन गैस हम लोग को मिलता है। क्लोरोफार्म जो होता है वो प्राप्त किया जाता है तो देखिए यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा डिस्टेंस, तो एथेनॉल से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। एथेनॉल नहीं होगा, ये एथेनॉल होगा, तब ये राइट प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो होगा आप लोगों का डिस्टेंस, तो देखिए C2H5OH, तो इसको हम लोग देखिए बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं इसी को हम लोग, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का एथेनॉल हो गया यही। और जब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं डिस्टेंस की ऑक्सीकरण कराते हैं, जब कराया जाता है इसका तो हम लोग को प्राप्त होता है एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। जब उसका क्लोरीकरण कराया जाता है तो प्राप्त होता है हम लोग को ट्राइक्लोरो एसीटेट प्राप्त होता है। और फिर लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग कराते हैं तो क्लोरोफार्म हम लोग को बन के मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एथेनॉल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सातवां का क्या है, का प्रश्न जो है टेफ्लॉन के दो उपयोग लिखिए। टेफ्लॉन के दो उपयोग लिखिए। देखिए दोस्तों टेफ्लॉन के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में देखिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है। और चिकित्सा उपकरणों को जो होता है डिस्टेंस कोटिंग करने में इसका उपयोग होता है टेफ्लॉन का, ठीक है ना। और इसका उपयोग जो होता है डिस्टेंस जल रोधी कपड़ा बनाने में भी किया जाता है। कहाँ होता है, जल रोधी कपड़ा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चिकित्सा उपकरणों यानी जैसे सर्जिकल मतलब ऑपरेटिंग जो कुछ ऑपरेटर होते हैं यानी सर्जिकल उपकरणों को बनाने में कोटिंग करने में भी टेफ्लॉन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसका आईपीएसी नाम हम लोग को लिखना है, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ये कार्बन है यहाँ पर, तो कार्बन को जानते हैं हम लोग, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया Cl, ये कार्बन तो हो गया आपका, एक यहाँ पर Cl हो जाएगा और 3 जगहों पर जो है आपका CH3 हो गया। क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, ठीक है, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए CH3 हो गया आप लोगों का, CH3 बोला CH3, तो ला यहाँ पर भी जो होगा आप लोग का ये भी जो होगा वो भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब लोग इसका काउंटिंग करना चाहेंगे यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 3 जो हो गया 1 2 3, 3 को 3 लोग हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। और नहीं एथ मेथ प्रोप बोलते हैं। यानी 3 एथ का एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, यहाँ तो प्रोप हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन लगाएंगे, ठीक है ना, प्रोपेन हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर क्लोरो लटका हुआ है और दूसरे नंबर पर क्लोरो है, दूसरे नंबर पर मेथिल है। तो क्लोरो पहले आता है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ना, 2 क्लोरो हो जाएगा ये, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन जो होगा इसका नाम हो जाएगा, यानी जो दिया गया है ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया डिस्टेंस हम लोग का आईपीसी नाम हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया हम लोग को वो हेलोइल्केन दिया गया है और यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये जो होगा डिस्टेंस को कैसे बनाया जाएगा ये चीज है। देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर घ प्रश्न जो दिया गया है आप लोगों का, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। देखिए शुद्ध जल का मोलरता अगर निकालने का प्रयास करें हम लोग यहाँ पर तो बेसिकली जो होता है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर अगर 1 ग्राम में देखा जाए मुख्य रूप से यहाँ पर तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलरता का मतलब क्या होता है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यानी विलेय के मोलों की संख्या को लिखा जाए तो देखिए भार बटे अणुभार, तो यहाँ पर 1 ग्राम जल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 18 ये हो जाएगा, क्योंकि H2O का जो होता है वो अणुभार 18 होता है इंटू यहाँ पर 1 बटे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर लिख ले रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 18 से जब इसमें डिवीजन करेंगे तो विद्यार्थियों तो जो आपका ये आएगा 55.56, यानी 55.56 जो होगा इस मोल प्रति लीटर जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी शुद्ध जल का जो मोलरता होता है वो 55.56 मोल प्रति लीटर होता है। और अगर मोलरता का डेफिनेशन आपसे पूछे तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाता है, विलियन की मोलरता कहलाती है ना। ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं देखिए मोल प्रभाज क्या है, उदाहरण सहित बताना है हम लोग को।
ठीक है ना, मोल प्रभाज। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग पानी बना लिए, भगोना बना लिए, उसके अंदर हम लोग मिला लिए, उसके अंदर हम लोग क्या किए, पानी मिलाया और उसके अंदर चीनी मिला दिए, घोल दिए सबको। यानी यहाँ पर दो लोग मिले हम लोग को, जल मिला और साथ ही साथ चीनी मिला। तो चीनी को हम लोग बोलते हैं विलेय बोलते हैं, और पानी को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। देखिए डिस्टेंस, अगर हम लोग मान लें कि जो मोलों की संख्या हो जाएगा चीनी का वो n हो जाएगा, और जो पानी होगा उसका मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, वो कैपिटल n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, विलेय का जब हम लोग बनाएंगे तो n बटे में, स्मॉल n बटे में क्या होगा, टोटल जब करेंगे तो स्मॉल n प्लस क्या होगा, कैपिटल n हो जाएगा आपका। ठीक है, कैपिटल n हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर भी अगर कैपिटल के केस मिलेंगे हम लोग जब वहां, तो यहाँ पर कैपिटल n बटे में जो होगा वो स्मॉल n प्लस कैपिटल n हो जाएगा आप लोगों का। देखिए डिफिनेशन हम लोग का तैयार हो गया। डिफिनेशन कैसे बनाएंगे डिफिनेशन, तो कहा जाएगा किसी भी मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है। देखिए मोल प्रभाज पूछ ले, मोल फ्रैक्शन पूछ ले, मोल अंश पूछ ले ना, मोल अनुपात पूछ ले, तो ये सभी के लिए देखिए, यानी विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या का, देखिए विलेय या विलायक की मोलों की संख्या का, देखिए विलेय या विलायक के मोलों की संख्या का विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है। विलयन के कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या है, उसमें n होगा या तो कैपिटल n होगा, यानी विलेय का और विलायक का दोनों का जोड़ दिए तो सम हो गया ये। यानी विलेय या विलायक की मोलों की संख्या का विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, प्रिय विद्यार्थियों, विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं विलेय या विलायक का मूल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है ना, विलेय या विलायक का मूल प्रभाज बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या करें, जैसे कहा गया 18 ग्राम H2O में जो है 40 ग्राम NaOH घोला गया। ठीक है ना, तो 18 ग्राम H2O में 40 ग्राम NaOH घोला गया, तो यहाँ पर क्या है, दोनों का पूछा जाएगा मूल प्रभाज, तो हम लोग दोनों का मूल प्रभाज इजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस मोलरता की बात हो रही है और साथ ही साथ मोललता है, तो दोनों में अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस, थोड़ा सा मैं इसको साफ सफाई कर लिया जाए तब समझाने में और अच्छा लगेगा। फटाफट शेयर करते चलिए डिस्टेंस, बहुत ही जानदार ये सेशन है और बड़ी परिश्रम से आप लोगों के लिए बनाया जाता है डिस्टेंस, संघर्ष करके। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब जबरदस्त तरीके से आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। और इस मैं निश्चित तौर पर आप लोग के लिए जो है ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो और केमिस्ट्री हो, तो सभी का तबाही मचाने वाला चैनल आ गया डिस्टेंस, जिसका नाम है डीजे सर मैथ। यदि आप आर्ट साइड के हैं तो डीजे सर चैनल पर आप जा सकते हैं, या तो कॉमर्स साइड के विद्यार्थियों के लिए डीजे चैनल। पहले मैथ और जो साइंस वगैरह के भी क्लासेस, जो है साइंस साइड के बच्चों के लिए क्लासेस उसी पे मिलते थे, लेकिन अब साइंस साइड वाले विद्यार्थियों के लिए जो सेपरेट चैनल बन गया जिसका नाम है डीजे सर मैथ। देखिए मोललता और मोलरता के बारे में बात करें तो थोड़ा समझ लीजिए डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए फिर मैं वही पात्र बना रहा हूँ, इसमें देखिए विलेय और विलायक मिलाया गया, विलेय और इसमें विलायक मिला दिए हम लोग। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। अब यहाँ पर इसका हम लोग विलियन को 1 लीटर ले लें ना, 1 लीटर। ठीक है, उसका आयतन जो हम लोग ले लिए, तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर को अगर हम लोग विलियन ले लिए, ठीक है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रति लीटर। 1 लीटर का मतलब क्या होगा, प्रति लीटर। तो प्रति लीटर विलियन में उपस्थित, इसमें विलेय जो हम लोग चीनी मिलाया था उसके कितने मोल मिलाए थे, ये बात होगी। यानी प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होता है डिस्टेंस, वो मोलरता कहलाता है। क्या होता है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलियन के आयतन के सापेक्ष जो है हम लोग विलेय के मोलों की संख्या को देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर क्या होगा डिस्टेंस, अगर हम लोग क्या करें, 1000 ग्राम विलायक में अगर देखें, मतलब विलायक के सापेक्ष अगर यदि हम लोग विलियन को देखेंगे, विलायक के सापेक्ष, ठीक है ना, विलायक के सापेक्ष अगर देखा जाएगा, जो 1 लीटर विलियन कह रहे थे, अगर वहीं पर हम लोग क्या करें, ये विलायक ले लिए यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक के सापेक्ष विलेय के मोलों की संख्या जो होगा ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस मोललता ना। तो कहा गया कि प्रति लीटर विलियन के सापेक्ष जो होता है विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता बोलते हैं, और 1000 ग्राम विलायक के सापेक्ष विलेय के मोलों की संख्या जो होता है वो मोललता होता है। यानी जब विलयन के सापेक्ष देख रहे हैं तो वो मोललता है, जब विलायक के सापेक्ष देख रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा मोललता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस देखिए मोललता और मोललता होता है। आगे बढ़ते हम लोग नरनस्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। नरनस्ट समीकरण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो नरनस्ट समीकरण के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करें इसको, तो नरनस्ट समीकरण क्या होता है आप लोगों का। नरनस्ट समीकरण के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव तथा धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में जो संबंध, यानी जो ऐसा समीकरण जो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव तथा धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में क्या बताता है, रिलेशन को प्रकट करता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, नरनस्ट समीकरण बोलते हैं। यानी ई नॉट और ई नॉट सेल के, ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में जो रिलेशन बताया डिस्टेंस, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ई नॉट और ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में जो संबंध बताता है
जो इक्वेशन, उसे ही हम लोग कहते हैं नरनष्ट समीकरण। यानी धातुओं का मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग नरनष्ट समीकरण बोलते हैं। देखिए संक्षारण क्या होता है एडिशन, संक्षारण, धातुओं का संक्षारण, कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है, तो यानी धातु जो कोई भी अगर धातु है, कोई भी जो धातु है मेटल है एडिशन, तो वो प्रकृति में क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या करता है, वो एडिशन वो रिएक्ट करने लगता है, ठीक है ना। यानी धातु की अगर किसी भी धातु को जो है प्रकृति में हम लोग या नमी में छोड़ दें तो वो क्या करता है, वो एडिशन की वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगेगा। जैसे हम लोग क्या करें, अगर अभी गाटर आप खरीद लीजिए, ठीक है, या छड़ लेकर आइए, जैसे मकान आजकल के समय में काला मलम पर बनता है, आप छड़ को लेकर आइए, आप एक रात केवल छोड़ दीजिए उसे, अगले दिन देखेंगे रेडिएशंस की ऑटोमेटिक उस पर संचारित हो जाएंगे, यानी वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ या नमी के साथ क्रिया करके वो कालापन आ जाएगा, यानी छड़ का कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है, और अगर उसको छोड़ दें हम लोग 10 साल 5 साल के लिए 20 साल के लिए, तो देखेंगे बाद में वो जो छड़ है वो खत्म भी हो जाएगा आपका। तो एक तरीके से कहा जाए कि जैसे आयरन है आप लोग का, तो कोई भी धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, बल्कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो होता है वो धातुओं के ऑक्साइड बना लेते हैं, या फिर टू जो हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर 2Fe, यहाँ मत रखिए इसको, ये आप इसको ऊपर लिखिए 2Fe, और यहाँ पर 3Fe, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया Fe2O3 हो गया, ठीक है ना। तो ये धातुओं के क्या बना लिए, ऑक्साइड बना लेते हैं, या धातुओं के एल्कोक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं हम लोग रिएक्शंस की Fe2O3, देखिए जो हो गया आप लोगों का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 अगर ले लेते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2Fe2O3। तो देखिए ये आयरन का ऑक्साइड बना लिया। तो धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के एल्कोक्साइड, ये सभी बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं धातुओं का संक्षारण हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं हम लोग, सेंडमायर अभिक्रिया, देखिए क्लोरोबेंजीन को बनाना है, बहुत मोस्ट, जितने भी नेमिंग वाइज रिएक्शन है 15 या 20 जितने भी एडिशन, सबको एकदम आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको पास होना है तो नाम वाला एक भी रिएक्शन को छोड़ना नहीं है, ये याद रखिएगा। देखिए फास्जीन है तो ये तो बता ही गया है आप लोगों को, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से पेज वही आ गया है, ये देखिए एथेनॉल, ये भी तो आप जान ही गए, तो इसको बताया गया, ये तो पूरा हो ही चुका है, इस पर मैं अभी डिस्कस मैंने किया है। देखिए ये फिर से पेज एक पेज रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। देखिए IUPAC नाम लिखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम होता है। और रेडिएशन से देखिए अंतरराष्ट्रीय नाम दिया गया एक कि जिससे सभी जो होगा, यानी दुनिया के जो सभी साइंटिस्ट होंगे या दुनिया के सभी जगहों पर जो है इस नाम को मान्यता दी जाएगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को, ठीक है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम लोग इसमें नाम लिखना है तो देखिए ये एक तरीके देखा जाए हेलो एल्केन वाले चैप्टर का है आप लोग का पहले ही, हेलो एल्केन वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन। देखिए यहाँ से अगर हम लोग सीरीज का पहला क्या होता है, कार्बन की चेन को गिनना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो यहाँ किसी भी तरीके से गिनेंगे तो तीसरे नंबर पर क्लोरो आएगा आपका। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, ठीक है। तो 5 लोगों को हम लोग बोलते हैं जो डिस्टेंस, वो बोलते हैं हम लोग पेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ठीक है ना, PENT। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एन लग जाएगा, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन, ठीक है, ये हो गया पेंटेन। और तीसरे नंबर पर है क्लोरो, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, ठीक है। तो 3 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो पेंटेन। तो पहले क्या होता है, कार्बन की चेन को देखते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को मतलब उसके बाद देखते हैं कि कोई क्या लगा हुआ है अलग से, सब स्टूडेंट्स क्या लगे हुए हैं। अगर 2 लोग हो जाते हैं तो उसमें किसी का प्रीफिक्स, जो मजबूत होता है उसका सफिक्स लिखा जाता है, जो कमजोर होता है उसका प्रीफिक्स लिखा जाता है। चलिए ये तो पहला हो गया आपका, इजी था, 3 क्लोरो पेंटेन। अब देखिए एल्कोहल वाला चैप्टर से रिलेशन देखिए, यहाँ नाम है, तो यहाँ देखिए एल्कोहल इस साइड ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो गया आपका 4, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 6। तो 6 को क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा आपका, तो हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है ना, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन बना दिए इसको हम लोग। और यहाँ देखिए दूसरे पर ऑल लगा हुआ है, तो यहाँ पर OH का जो सफिक्स होता है उसे हम लोग ऑल बोलते हैं, तो यहाँ दूसरे नंबर पर लगा हुआ है, तो हेक्सेन 2 ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन 2 ऑल हो जाएगा। ये थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो 2 को आगे कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 2 हेक्सेनॉल, जो होगा ये नाम हो जाएगा 2 हेक्सेनॉल।
तो ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। देखिए ये क्रियात्मक समूह जो था इस साइड से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसलिए नंबरिंग इधर से हम लोग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग का ध्यान देना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिशन देखिए यहाँ पर जो आप लोग का नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया ये है, तो इसका आप लोग जानते ही हैं, टालुइन इसका नाम होता है ना, टालुइन हो जाएगा या मेथिल बेंजीन हो जाएगा। अब देखिए क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर मेथिल लटका हुआ है, तो टालुइन या क्लोरो मेथिल या टालुइन क्लोरोटालुइन हो जाएगा, या तो क्लोरोबेंजीन और ये मेथिल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। नाम ये भी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर 1 2 3 4 देखिए यहाँ बड़े इसका हम लोग सीरीज पहले काउंट करेंगे, तो ये दोनों तरफ से तो एक ही चीज आ रहा है, 1 2 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 लोग को एथ में प्रो ब्यूट क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। 4 जो कार्बन होता है हमेशा कार्बन की सीधी चेन लेके जाते हैं, बी यू ब्यूटेन, बी यू टी ए ब्यूटीन हो जाएगा। देखिए दूसरे नंबर पर बॉन्ड लगा हुआ है, तो ब्यूट ब्यूट टू इन हो जाएगा, ब्यूट टू इन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर इन आ रहा है एडिशन, तो ब्यूट टू इन हो गया। ठीक है, ब्यूट टू इन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरे पर मेथिल लटका हुआ है, तीसरे पर लटका हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2 3, क्या हो जाएगा 2 3 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटीन टू ब्यूटेन ब्यूट टू इन। तो देखो ब्यूट टू इन हो जाएगा, 2 3 डाई मेथिल ब्यूट टू इन। दूसरे नंबर पर लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो इसलिए देखिए एन नहीं लगा, यहाँ पर इन लगेगा। और दूसरे नंबर पर था तो इसलिए देखिए ब्यूट टू इन, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन को दिखा दिया गया। और ये जो एक्सटर्नल लगा हुआ है मेथिल, और यहाँ पर मेथिल, तो इसको हम लोग दूसरे पर लटका हुआ है, तीसरे पर, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल ब्यूट टू इन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर डिस्टेंस देखते हैं कुछ अन्य लोगों को। देखिए ये जो है बहुत डेंजरस है, कार्बोक्सिलिक समूह, ओइक, ओइक जुड़ता है, इसका क्या जुड़ता है, ओइक। इसका जो प्रेफिक्स होता है, सफिक्स होता है डिस्टेंस, वो सफिक्स जो होता है जिसे हम लोग अनुलग्न बोलते हैं, वो होता है ओइक, ओ आई सी होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये एसिड ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, ओइक। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे, 1 हो गया, यहीं से तुरंत चालू कर देंगे, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, इधर भी जा सकते थे लेकिन यहाँ 5 6, तो लंबी चेन हमेशा लेते हैं हम लोग कार्बन की। 5 हो गया आपका, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पर, तो हेक्सीन हो जाएगा, हेक्सीन। ठीक है ना, हेक्स टू इन। दूसरे नंबर पर देखिए, पहला दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, हेक्स टू इन, हेक्स टू इन। ठीक, हेक्स टू इन। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस है, ओइक लग जाएगा, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो सफिक्स लगेगा, इसे हम लोग अनुलग्न बोलते हैं, तो ये ओइक हो जाएगा, तो हेक्स टू इन ओइक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दूसरे पर और चौथे पर, तो दूसरे पर मेथी लटका हुआ है और चौथे पर लटका हुआ है, तो हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 2 4 2 4 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल हो जाएगा, 2 4 2 4 डाई मेथिल हेक्स, हेक्स टू इन। देखिए ये हो जाएगा 2 4 डाई मेथिल हेक्स टू इन ओइक, तो ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, 2 4 डाई मेथिल हेक्स टू इन ओइक ना, 2 को आगे भी कर सकते हैं, 2 हेक्सिनोइक ना, 2 4 डाई मेथिल 2 हेक्सिनोइक, ये भी इसका नाम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, थोड़ा सा ये जो है इनको साफ सफाई करते हुए चला जाए। प्रिय विद्यार्थियों देखिए डिस्टेंस, आप लोग कंटेंट तो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए देखिए डिस्टेंस पूरा वर्क भी अच्छे से होता है, तो लेकिन आप लोग ये काम नहीं करते हैं अच्छा, किसी शेयर नहीं करते अपने क्लासमेट पर, तो ये आपकी परम जिम्मेदारी है प्रिय विद्यार्थियों की, इसे आप लोग अपने क्लासमेट पर जो है जबरदस्त तरीके से शेयर भी करें। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आपको मिलता है प्रिय विद्यार्थियों, उसको बड़े ही दृढ़ता के साथ बनाया जाता है, बड़ी लगन के साथ बनाया जाता है। और डिस्टेंस लाइक करने का होता वजह क्या है कि उससे क्या होता है कि मेरी चीजें बच्चों को जो है विद्यार्थियों को पसंद आ रही हैं, तो ये चीज एक अच्छा लगता है। 30 ग्राम C2H6 O2 को 50 ग्राम जल में मिलाया गया है, हिमांक में जो है ऑर्मन को ज्ञात करवाएं, ये भी आपका हिमांक ऑर्मन वाले फॉर्मूले पर होगा। पराशर तथा विसरण में क्या अंतर होता है डिस्टेंस ना, विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना है क्या कहलाता है, पराशर कहलाता है। ठीक है ना,
विलेय के अणु का विधायक के अणु का जो हो गया, जाहिर सी बात है विलियन में है, विलेय का विलेय और विधायक है, पराशर दाब हो गया, विसरण हो गया, उसमें डेफिनेशन में आपका ये देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, हेलो एल्केन बनाने की दो विधियां, दो सामान्य विधि बताइए क्या है। एक सामान्य रासायनिक गुणधर्म का वर्णन कीजिए। देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो कार्बोक्सिली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का जो पहला चैप्टर एडिशन वही है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वेग स्थिरांक के लिए इकाई एवं व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए वेग स्थिरांक जो एडिशन और प्रथम वेग स्थिरांक के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग आर नॉट बटे में आर हो जाता है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बस मैं इसमें t जोड़ दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आप लोगों का t। तो k इज इक्वल टू होता है 2.303 बटे में t लॉग आर नॉट बटे में r, ठीक है डिस्टेंस। तो ये हो जाता है आप लोगों का, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता क्या है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु जो होता है वो अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे हम लोग कह दिए कि कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें कितने लोग हैं, कितनी आणविकता है, यानी कितने लोग उसमें मॉलिक्यूलर वेट में शामिल हुए वो मतलब नहीं रखेगा, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो उस अभिक्रिया में शामिल हुए हैं। जैसे कहा गया कोई पार्टी में चला गया, पता चला पार्टी में गए 20 लोग, लेकिन खाए केवल कितने लोग 15 लोग, तो 5 लोग नहीं खाए, तो उन पांचों काउंट नहीं किया जाएगा, वो 15 ही है। जैसे कहा गया कोई 5 लोग गए केवल खाया 1 लोग, तो उसे हम लोग कहा जाएगा प्रथम कोटि। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का केवल एक अणु जो होता है उस अभिक्रिया को कराने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और देखिए इसका मात्रक जो होता है डिस्टेंस वो सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है ना। वेग स्थिरांक की जो इकाई होगा वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, और इसका व्यंजक जो होता है k इज इक्वल टू 2.303 बटे में t लॉग आर नॉट बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये प्रारंभिक सांद्रता हो गई और ये बाद में की सांद्रता हो गई, और t जो होता है वो शाम को समय को बताता है, और k जो होता है वो वेग स्थिरांक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत ही जानदार एडिशन, बहुत ही सीधा है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ ले तो कभी भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित को सुधार और एक बार डेरिवेशन इसका देख लिया जाए तो जैफे नियम क्या है, हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, मैंने बताया। नेमिंग बाय जितने भी रिएक्शन रहेंगे किसी को छोड़ना नहीं है। राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। तो ये देखिए राउल्ट के नियम का, तो विलियन का जो अपेक्षिक अवनमन होता है विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है, यानी जो अपेक्षिक अवनमन जो होता है, यानी विलियन का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है ना, समानुपाती होता है या मूल या बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राउंड के नियम की जैसे परिभाषा लिखी है, या जो सीमाएं हैं यहाँ पर देखिए राउंड के नियम की परिभाषा या सीमाएं जो होंगी, देखिए परिभाषा और सीमाओं में देखिए पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस, इसका थोड़ा डेफिनेशन अगर लिखने के पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बटे में जो होता है वो पी नॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। पी नॉट तो ये हो गया अपेक्षिक अनुमान हो गया, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू बटे में पी नॉट इज इक्वल टू होता है स्मॉल विलेय के मूल प्रभाज के स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज ये एक तरीके से हो गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन करके अच्छे से हम लोग इसको ला सकते हैं। तो ये राउल्ट का नियम हो गया। तो कहा गया विलियन का जो अपेक्षिक अवनमन होता है, विलियन का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है बराबर या समानुपाती होता है। देखिए सीमाओं में कहा जाए तो विलियन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तनु का मतलब होता है विलियन जो होना चाहिए वो पतला होना चाहिए। विलियन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, ठीक है, पतला होना चाहिए। विलय विलय तनु होना चाहिए। विलय तथा विलायक का आपस में समन्वय नहीं होना चाहिए, विलय और विलायक आपस में घुल ना जाए पूरी तरीके से ना, विलय और विलायक का आपस में समन्वय नहीं होना चाहिए। विलय जो होना चाहिए जो उसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं हम लोग वो अवाष्पशील होना चाहिए, ठीक है ना। विलय जो होना चाहिए वो अवाष्पशील होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, और विलय और विलायक का आपस में समन्वय नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा राउल्ट के नियम की सीमा है। और देखिए परिभाषा देखना है तो ये देखिए थोड़ा बड़ा था, जिसको आप लोग को अच्छे से पूरा करना है। यहाँ पर देखिए n प्लस एन जो होता है वो कैपिटल एन की वैल्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि विलियन बहुत तनु है, तो जाहिर सी बात है कैपिटल एन जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, बहुत ज्यादा बड़ा होगा स्मॉल एन से। तो यहाँ पर स्मॉल एन की वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा इसका फिर परिवर्तित रूप हम लोग बनाएंगे, और स्मॉल एन जो होता है वही भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार के रूप में जो होगा पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे, सभी लोगों को बताएंगे कि ये जो है वाष्प पदार्थ कैसा है, ये वाष्प पदार्थ कौन सा है, ये वाष्प पदार्थ कौन सा है। और ये जो है यहाँ पर स्मॉल एन में तो स्मॉल एम डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू वो लोग कौन कौन से हैं, तो कौन कौन क्या है, जब पूरा अच्छे से आप लिखेंगे तो ये पूरा आपका जो जिस स्क्रिप्ट में जितना नंबर का रहेगा आपको पूरा नंबर
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल का नियम जो होता है, या राउल के नियम की सीमाएं हर बार पेपर में पूछा जरूर जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था देखिए डिस्कशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप लोग का, जिसका डिस्कशन फुल डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लगाओ तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टीचर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना, जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, और डीजे सर मैथ वाला जो है चैनल है इसको जबरदस्त तरीके से फैलाइए अपने पूरे क्लासमेट में। और केवल हाफ ईयरली पेपर की बात नहीं, मैं पूरा फुल डिस्कशन इस पे बहुत सारे जो होंगे, फिजिक्स का जो सवाल आपको नहीं आ रहा डिस्कशन इस चैनल पर आइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, और केमिस्ट्री के लिए आइए, मैथ के लिए आइए, मैं निश्चित तौर पर जो है सभी चीजों को जो है सॉल्व आप लोग के लिए अवश्य कराऊंगा। और जुड़कर तैयारी करिए और जबरदस्त तरीके से लोगों को जोड़िए। फ्री मेडिसिन आप लोग को साइंस साइड का, लोग साइंस की पढ़ाई फ्री लोग जानने लगे कि हाँ साइंस की पढ़ाइयों को भी जो है इतने कुछ एमबी खर्च करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी उतनी व्यवस्थाएं नहीं तो मैं आप लोगों को पूरा नोट्स वगैरह भी जो है, जब ये हम लोग का एक अच्छी उपलब्धि वाला जब चैनल बन जाएगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग को जो है इसमें नोट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि एक बार आप लोग पढ़ें तो फिर आप लोग बोर्ड का तहस नहस कर देंगे। तो चलिए, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस चैनल को स्टार्ट किया गया है, और आर्ट्स और कॉमर्स साइड के अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें बताइए डीजे सर के चैनल के बारे में। वो तो आपका प्रारंभिक चैनल था, उसी पर मैं साइंस साइड के बनाता था, लेकिन अब साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए सेपरेट चैनल बनाया गया जिसका नाम है डीजे सर मैथ। ठीक है, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो फटाक से जाइए शेयर वाले बटन पर और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।